Hello friends. So in our last class we had stopped at the point where we were discussing about the classification of carbohydrates. वन एक बड़ा classification हम लोगों ने starting में देखा था और एक छोटा वाला classification जो हम लोग मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पार्ट 5 में दिखाऊंगा. राइट, कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर. इस पॉइंट पे हम लोग रुक गए थे. राइट, रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, इस पॉइंट पे हम लोग रुक गए थे इन आर पार्ट 4. नाउ दिस इज पार्ट 5 ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. ओके, रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स. ओके, जिन्होंने पार्ट 4 अभी तक देखा नहीं उनको मैं बता देता हूँ शॉर्ट में कि पार्ट 4 में हम लोग ने क्या किया है. पार्ट 4 में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स. देन स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज डिटेल में क्या था, सारे पॉलीसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर डिटेल में किए थे. स्टार्च, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन, द ब्रांच्ड पॉलीमर अमाइलोपेक्टिन, ऑल दोज थिंग्स वी हैड डन इन डिटेल. और अब एक और एक क्लासिफिकेशन जो कार्बोहाइड्रेट्स का बाकी था, दैट इज अबाउट रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स. वो अभी हम लोग इस चैप्टर में इस पार्ट में देख रहे हैं. ओके, सो रिड्यूसिंग शुगर्स. नाउ व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर्स? लाइक वी हैव थ्री reagents which are Tollens reagent, okay, Tollens reagent, Fellings solution, okay, Tollens reagent, Fellings solution, these are the reagent. And third reagent is Schiff's reagent, but we are not going to consider Schiff's reagent over here. वो कहां पर लेंगे सर Schiff's reagent? We'll be taking that in aldehydes, ketones and carboxylic acid. एक और चैप्टर है aldehydes, ketones and carboxylic acid, उसमें third reagent that is Schiff's reagent, okay, which is called as para-rosa aniline. That's the name of the reagent. Schiff's reagent का नाम है para-rosa aniline. वो वहां पर लेंगे. वहां पर कहां पर? In aldehydes, ketones and carboxylic acid. Because sucrose or you can say glucose is an aldehyde, fructose is a ketone, right? So यहां पर ये उसका रेफरेंस यहां पर आया उसको टेस्ट करने के लिए कि वो रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है, ये चेक करने के लिए यहां पर यूज कर रहे हैं. सो टोलेंस रिएजेंट इज बेसिकली ammoniacal silver nitrate. What is Tollens reagent? It is ammoniacal silver nitrate solution. ठीक है, प्रैक्टिकल्स में भी हम लोग यूज करते हैं. तो इसका जो रिएक्शन है अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का जो रिएक्शन है, दैट मींस टोलेंस रिएजेंट का जो रिएक्शन है, अगेन रिएक्शन हमको इस चैप्टर में एक्सपेक्टेड नहीं है. रिएक्शन एक्सपेक्टेड है इन द चैप्टर अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स. देन फेलिंग सॉल्यूशन भी टू पार्ट्स में है, फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी. सो फेलिंग सॉल्यूशन ए इज कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट, एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी इज सोडियम पोटेशियम टार्टारेट. ये आपको नाम पता होने चाहिए कि what is filling solution A, what is filling solution B. Okay, sodium potassium tartarate, okay, tartaric acid का derivative है sodium potassium tartarate. So this is there in Tollens reagent and Fellings solution. We are actually going to use these two reagents for testing whether the sugar is a reducing sugar or a non-reducing sugar. तो basically इसमें logic क्या है मैं बताता हूँ. ठीक है, that sugar can be a reducing sugar. Ladies and gentlemen, please pay attention carefully. That sugar is a reducing sugar, okay, which can be reduced by Tollens reagent and Fellings solution, जिसका anomeric carbon free है. राइट, जिस स्ट्रक्चर में एनोमेरिक कार्बन फ्री है, ठीक है, वो हो जाएगा रिड्यूसिंग शुगर. ओके, एंड जिसमें एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं है, right, anomeric carbon is the, you know, the functional carbon, right? Glucose में first carbon is the anomeric carbon, fructose में second carbon is the anomeric carbon. So जो जिसमें anomeric carbon free है interact करने के लिए, reaction करने के लिए जिसमें free है, that will be called as a reducing sugar, and the other one will be called as a non-reducing, जिसमें free ही नहीं है, anomeric carbon it's not free at all, that will be called as non-reducing sugar. So free नहीं है मतलब क्या? engaged है. किसमें engaged है? glycosidic bond में engaged है. राइट, किसमें एंगेज्ड है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में एंगेज्ड है. तो ये वाला पार्ट मैं इरेज कर देता हूं अभी. देन लेट्स टॉक अबाउट व्हिच आर द रिड्यूसिंग शुगर्स. सो रिड्यूसिंग शुगर्स आर ऑल मोनोसैकेराइड्स. सारे मोनोसैकेराइड्स में उनका जो एनोमेरिक कार्बन है वो ऑब्वियसली फ्री होता है. ठीक है, इन ऑल मोनोसैकेराइड्स द एनोमेरिक कार्बन इज फ्री. ओके, एंड ऑल डाइसैकेराइड्स ऑल्सो, ऑल डाइसैकेराइड्स में भी उनका एनोमेरिक कार्बन फ्री होता है.
बट अभी मोनोसेक्राइड के सारे स्ट्रक्चर हम लोग देख चुके हैं, और डाइसेक्राइड के भी सारे स्ट्रक्चर हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है और अगर आपको रिकैप करना है या याद दिलवाना है, तो मैं अभी यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ ये मोनोसेक्राइड। कौन सा मोनोसेक्राइड ड्रॉ कर रहा हूँ मैं? ग्लूकोज ड्रॉ कर रहा हूँ। साइक्लिक फॉर्मेट ऑफ ग्लूकोज ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, लीनियर फॉर्मेट भी ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, सो साइक्लिक फॉर्मेट ऑफ ग्लूकोज में अगर से फॉर एग्जाम्पल कोई भी ले लो, अल्फा डी ले लो या बीटा डी ले लो। बीटा डी यानी कि OH ऊपर होगा, H नीचे होगा, यहाँ पे H ऊपर OH नीचे, एज यू नो, राइट। एंड थर्ड कार्बन पे OH ऊपर H नीचे, H ऊपर OH नीचे ऑन द फोर्थ कार्बन, एंड CH2OH H। ये बन गया स्ट्रक्चर किसका? ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन कहां पर है? फंक्शनल कार्बन कहां पर है? C1। तो ये फंक्शनल कार्बन अभी फिलहाल ये मोनोसैकेराइड है, तो ऑल मोनोसैकेराइड्स आर हैविंग देयर फंक्शनल कार्बन फ्री। इज दिस एंगेज्ड in any sort of glycosidic bond? Here it is not engaged in any kind of glycosidic bond, and hence it will be able to perform what? It will be able to रिड्यूस द टोलेंस रिएजेंट, राइट। टोलेंस रिएजेंट को आराम से रिड्यूस कर पाएगा, फिलिंग सोल्यूशन को आराम से रिड्यूस कर पाएगा, राइट। यानी कि सी देखना, ये टोलेंस को रिड्यूस कर पाएगा, मतलब टोलेंस इसको ऑक्सीडाइज कर पाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? right? Oxidizing agent is the one which reduces itself and oxidizes the species. I don't know how much you are understanding, आपके बेसिक्स कितने क्लियर है मेरे को पता नहीं, बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? लाइक टोलेंस रिएजेंट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। टोलेंस रिएजेंट इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, क्योंकि ग्लूकोज इज एन अल्डोज, इट्स एन अल्डिहाइड, अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। उसको ऑक्सीडाइज करने के चक्कर में वो खुद को रिड्यूस कर देगा। तो ये ग्लूकोज टोलेंस को रिड्यूस कर पा रहा है कि नहीं? तो अगर रिड्यूस कर पा रहा है तो वो रिड्यूसिंग शुगर, इट्स अ रिड्यूसिंग शुगर। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू नाउ, राइट। सो दिस इज अ रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि वो टोलेंस को रिड्यूस कर पा रहा है। इन अदर वर्ड्स, टोलेंस इसको ऑक्सीडाइज कर पा रहा है, राइट। टोलेंस इसको ऑक्सीडाइज कर पा रहा है इनटू अल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड दैट्स हाउ यू विल अंडरस्टैंड, मे बी यू विल अंडरस्टैंड इन फुल डिटेल इन द चैप्टर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अभी भी थोड़ा आपको आई थिंक 90% तो समझ में आ ही गया होगा। ओके, देन नाउ this glucose is not involved in any glycosidic linkage. ये monosaccharide, ऐसे ही सारे monosaccharide होंगे, monosaccharides will not be involved in any glycosidic linkage, and before they are, because they are not involved in any glycosidic linkage, they will all be reducing sugars. Okay, अब ये सारे reducing sugars होंगे, लेकिन अगर मैंने इसको involve कर दिया say for example सुक्रोज में, तो सुक्रोज में क्या होगा? सुक्रोज में as we know the anomeric carbon, which is the second carbon, that is involved in, yeah, that is involved in सुक्रोज। ये सुक्रोज का भी पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करता हूं। क्यों नहीं ड्रॉ कर रहा हूं? क्योंकि पहले ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। आप पार्ट 3 में देखना, ऑलरेडी डाइसैकेराइड्स, सारे डाइसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर्स मैंने ड्रॉ करके दिए। तो उसमें क्या था? C1 और C2 में, अभी C2 इसका एनोमेरिक कार्बन है, C1 इसका एनोमेरिक कार्बन है, तो C1 और C2 इनमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन गया। अभी ये भी एंगेज हो गया ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में। ऑब्वियसली इसका OH कहां पर होना चाहिए? नीचे होना चाहिए था, बिकॉज इन सुक्रोज वी आर यूजिंग अल्फा डी ग्लूकोपायरनोज। तो ये ऐसा आएगा, अभी रीड्रॉ करता हूं, राइट, और ऊपर इसके H आएगा। ओके, so this is going to be sucrose. So sucrose में already C1 यानी कि इसका एनोमेरिक कार्बन और इसका एनोमेरिक कार्बन यानी फ्रुक्टोज का एनोमेरिक कार्बन C2 है। दोनों एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व है। किसमें इन्वॉल्व है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में इन्वॉल्व है। और क्योंकि वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में इन्वॉल्व है, ये डाइसैकेराइड होने के बावजूद भी दोनों फंक्शनल ग्रुप्स, दोनों एनोमेरिक कार्बन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में इन्वॉल्व होने की वजह से दिस डाइसैकेराइड विल बिकम अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग नहीं कर पाएगा ये। तो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं देखना, reducing sugars are those, which are the reducing sugars? The reducing sugars are all monosaccharides, reducing sugars are all disaccharides, but except for sucrose. sucrose एक ही ऐसा डाइसैकेराइड है जो नॉन रिड्यूसिंग है, जिसके दोनों फंक्शनल ग्रुप्स इन्वॉल्व है। सर दूसरे डाइसैकेराइड के नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरे डाइसैकेराइड से फॉर एग्जांपल माल्टोज ले लो या लैक्टोज ले लो, तो माल्टोज में वी कैन हैव 2 अल्फा डी ग्लूकोपायरनोज, ऑफ कोर्स 2 अल्फा डी ग्लूकोपायरनोज इसमें है। तो इसमें क्या हो रहा है देखना, ये अभी पूरा स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन आपको याद आ जाएगा, पार्ट 3 में देख लेना, डाइसैकेराइड सारे ड्रॉ कर लिए। तो इसमें C1 और C4 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। C1 और C4 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, तो ये ग्लाइकोसाइडिक, ये एनोमेरिक कार्बन एंगेज्ड है। अरे ये एनोमेरिक कार्बन एंगेज्ड है तो क्या हुआ? कम से कम ये एनोमेरिक कार्बन तो फ्री है ना, ये एनोमेरिक कार्बन फ्री है, ये एनोमेरिक कार्बन एंगेज्ड है। तो ये फ्री होने की वजह से दिस कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग शुगर, दिस कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग शुगर। कौन? ये वाला, इट कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग शुगर।
ओके, दैट्स व्हाई ऑल डाइसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। बट सिर्फ सुक्रोज में इशू क्या हो गया, प्रॉब्लम क्या हो गया कि उसके दोनों के एनोमर्स, मतलब ग्लूकोज के और फ्रक्टोज के दोनों के एनोमर्स आर इन्वॉल्वड इन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, हेंस इट इज टर्न्ड आउट टू बी अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कौन कौन होंगे, जैसे कि अभी बोला सुक्रोज होगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और ऑल पॉलीसैकेराइड्स, राइट सारे पॉलीसैकेराइड्स में भी तो एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व होंगे, किसमें, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में, क्योंकि पॉलीसैकेराइड तो एक वेरी लॉन्ग चेन होता है, राइट। So all polysaccharides are non-reducing sugars because their anomeric carbon is involved in glycosidic linkage. So this is about reducing sugar and non-reducing sugar. तो ये एक क्लासिफिकेशन हमारा ये पॉइंट रह गया था, मतलब obviously it is willfully taken a little later. I did not want you to get confused with the other classification of carbohydrates, जहां पे हम लोग ने मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, पहले उन सबके स्ट्रक्चर्स हम लोग ने देख लिए, फिर और एक क्लासिफिकेशन जो था रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, फिर मैंने आपको ये आपके सामने प्रेजेंट किया, ठीक है। और एक पॉइंट जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स में लास्ट पॉइंट बाकी है, ठीक है, दैट इज अबाउट ग्लूकोज। ओके, तो ग्लूकोज का प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हमको देखने हैं, ग्लूकोज के प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज ये हमको देखने हैं, ठीक है। तो ये सेशन में, ये पार्ट में वी विल डेडिकेट दिस पार्ट टुवर्ड्स द प्रिपरेशन एंड रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। तो चलो देखते हैं अबाउट ग्लूकोज। सर ग्लूकोज ही क्यों ले रहे, फ्रुक्टोज क्यों नहीं ले रहे? बिकॉज यू नो ग्लूकोज इज द प्रिंसिपल मॉलिक्यूल विच इज गिविंग अस एनर्जी इन आवर बॉडी। मेन मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज है वही हमको एनर्जी देता है। ओके, सो ग्लूकोज, इसका प्रिपरेशन अगर प्रिपेयर करना है, अगर लैब में प्रिपेयर करना है, तो द लैब प्रिपरेशन विल बी फ्रॉम सुक्रोज। सो अभी मेरे को बताओ कि सुक्रोज क्या है। सुक्रोज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, यस टेल मी, सुक्रोज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, आपके मन में बोलो ना, C6H12O6 ग्लूकोज एंड C6H12O6 फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का कॉम्बिनेशन ही तो है, और क्या है। तो जब आपने पार्ट 3 में, जब मैंने आपको सारे डाइसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर्स दिखाए थे, पार्ट 3 में सारे डाइसैकेराइड के स्ट्रक्चर्स जब दिखाए थे, तब हम लोग ने ग्लूकोज और फ्रक्टोज को कंबाइन किया था। अभी भी ग्लूकोज और फ्रक्टोज को कंबाइन किया था। कंबाइन करते वक्त दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन कंबाइन करते वक्त हम लोग ने ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए H2O उसमें से निकाल दिया था, राइट। H2O निकालने के बाद में भी ऑब्वियसली कोई भी दो डाइसैकेराइड्स में या पॉलीसैकेराइड्स में दो मोनोसैकेराइड जब ज्वाइन कर रहे हैं तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म करना पड़ता है, और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म करते वक्त वी हैव टू रिमूव अ वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे, तो पहले तो हम लोग ये दोनों को ऐड कर लेते हैं, फिर वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं। O6 विल बिकम O12, H12 विल बिकम H24। सिंपल, आपको एकदम समझाने के लिए, आसानी से समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूं, राइट। C6 विल बिकम C12, ये दोनों को ऐड करो, फिर H2O इसमें से निकालो। H2O निकालने के बाद में दिस विल बिकम C12 H22 O11, दिस विल बी द फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज। क्या है ये? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज। तो ऐसे सुक्रोज में से हमको अब क्या प्रिपेयर करना है? ग्लूकोज प्रिपेयर करना है, यानी कि we have to remove or break the glycosidic bond between glucose and fructose। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है उसको तोड़ना है। वो कैसे तोड़ेंगे? by adding water and in the presence of an acid, dilute H2SO4, it's a hydrating agent। तो इनके बीच में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड था, वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड टूट जाएगा, अपना अपना वाटर मॉलिक्यूल जो निकला था वो वापस मिल जाएगा। यानी कि इन दिस स्ट्रक्चर, लाइक वेयर इज दिस, हाँ, यहाँ पर हम लोग ने क्या किया था, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म किया था बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय रिमूविंग अ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या कर देंगे हम लोग? ब्रेक कर देंगे, और ब्रेक करने के बाद में H और OH उसको दे देंगे, वील गेट ग्लूकोज सेपरेट, फ्रक्टोज सेपरेट। सुक्रोज में से ग्लूकोज सेपरेट हो जाएगा, फ्रक्टोज सेपरेट हो जाएगा, राइट। ग्लूकोपायरानोज एंड फ्रुक्टोफिरानोज विल बी सेपरेट, एंड ये सेपरेट होने के बाद में वी आर गोइंग टू गेट, I can write over here, I'll get two molecules of one will be C6H12O6 of glucose, right, and the other molecule will be C6H12O6 of fructose। तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिलेगा, एक फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल हमको मिलेगा, राइट। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल, ना अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, दिस इफ यू आर परफॉर्मिंग दिस रिएक्शन इन अ टेस्ट ट्यूब, बोथ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर देन इन द सेम टेस्ट ट्यूब। ग्लूकोज भी इसमें ही है और फ्रक्टोज भी इसी टेस्ट ट्यूब में है। तो अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हाउ टू सेपरेट दिस, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर डिसॉल्व्ड इन द सेम टेस्ट ट्यूब। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर डिसॉल्व्ड इन द सेम टेस्ट ट्यूब। अगर अभी ग्लूकॉन डी आप खरीदते हो, राइट, मार्केट से ग्लूकॉन डी खरीदते हो, तो आप एक्सपेक्ट करते हो ना कि इसमें ग्लूकोज ही होना चाहिए, नहीं तो मैं शक्कर खा लूं भाई। शक्कर में इज नथिंग बट सुक्रोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों सेम है उसमें, राइट, दोनों भी है।
तो मेरे को जब मैं ग्लूकॉन डी खरीद रहा हूं तो आई ऑब्वियसली एक्सपेक्ट ओनली ग्लूकोज टू बी इनसाइड इट, आई डोंट एक्सपेक्ट टू बी फ्रुक्टोज इनसाइड इट। बट अभी इशू क्या हो रहा है, हमारा फ्रक्टोज भी है साथ में, तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज को सेपरेट करना पड़ेगा। तो सेपरेट करने के लिए विल बी यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड एज फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। ओके, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन समझने के पहले, इस टेक्निक को समझने के लिए आप पहले फ्रैक्शनल वर्ड को छोड़ दो, पहले क्रिस्टलाइजेशन समझ लो। ठीक है, एकदम मैं एकदम बेसिक तरीके से आपको जो आपको समझ में आया ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। ठीक है, बहुत सारे टेक्निकल वर्ड से एग्जाम्पल नहीं दूंगा। तो आपने जलेबी तो खाई होगी, गर्मा गर्म जलेबी। ओके, गर्मा गर्म जलेबी अगर हम लोग खाते हैं, से फॉर एग्जाम्पल दिस इज द जलेबी का एक पीस, एक टुकड़ा है। ठीक है, ये जलेबी अगर आप खाते हो, मुंह में पानी आ रहा है, गर्मा गर्म जलेबी, राइट, गर्मा गर्म जलेबी अगर आप खाते हो तो एक बाइट लेते ही क्या आता है, एक फ्लूइड उसके अंदर ऊज आउट होता है, एक सिरप ऊज आउट होता है। वो सिरप क्या है, दैट सिरप इज नथिंग बट अ सुक्रोज, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज। शक्कर का ही सैचुरेटेड सोल्यूशन है, सुक्रोज का सैचुरेटेड सोल्यूशन है, रादर सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है। ओके, तो ये आपको स्वीटनेस देगा। लेकिन आप वो गर्मा गर्म जिलेबी खाने की जगह पर उसको फ्रिज में रख देते हो, रादर फ्रीजर में रख देते हो, मतलब कूल करते हो उस जिलेबी को। तो अब देखना, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए आपने क्या किया था, सुक्रोज को इसमें डाल दिया था, सुक्रोज को इसमें डाल के हीट किया था। हीट करने के बाद में जितना शुगर पहले डिसॉल्व हो रहा था विदाउट हीटिंग, वो हीट करने के बाद में ज्यादा डिसॉल्व हुआ था। तो हीट करने के बाद में ज्यादा डिसॉल्व हुआ था, तभी तो जाकर सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बना था ना, राइट। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बना बाय हीटिंग, बिकॉज ऑफ हीटिंग excess of sucrose had dissolved in water. लेकिन now we are not going to heat, we are going to cool. So cool करने पर क्या होगा, इन जो हीट करने पर जो एक्सेस ऑफ सुक्रोज डिसॉल्व हुआ था, वो कूल करने पर जो एक्सेस ऑफ सुक्रोज है ये अनडिसॉल्व हो जाएगा, राइट, ये अनडिसॉल्व हो जाएगा। यानी कि आप वो फ्रीजर में रखी हुई जलेबी अब जब आप खा रहे हो तो आपको ऐसे दांतों में क्रिक 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 ऐसा आवाज आएगा, क्रिस्टल्स लगेंगे दांतों में, किससे मजा नहीं आएगा उतना, राइट। कौन से किसके क्रिस्टल्स लगेंगे, ऑब्वियसली सुक्रोज के क्रिस्टल्स लगेंगे। तो यहां पे ये जो अनडिसॉल्विंग का फिनोमिना है, उस अनडिसॉल्विंग के फिनोमिना को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन, राइट। क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अगर मैं हीट करने की वजह से ज्यादा अगर डिसॉल्व कर रहा हूं, ज्यादा शुगर को डिसॉल्व कर दिया, तो वही हीटिंग का अपोजिट क्या होता है भाई, हीटिंग का अपोजिट होता है कूलिंग। हीट करने की वजह से अगर डिसॉल्व हुआ तो कूल करने की वजह से अनडिसॉल्व हुआ, उसी अनडिसॉल्व होने की प्रोसेस का नाम है क्रिस्टलाइजेशन। बट मजे की बात यह है, अभी देखो हमको, ये तो हम लोग ने पूरा सुक्रोज को क्रिस्टलाइज कर दिया, लेकिन मजे की बात अभी यहां पर ऐसी कि यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। तो उसमें इन दो कंपोनेंट में से मेरे को एक ही कंपोनेंट को क्रिस्टलाइज करना है, फ्रैक्शनली क्रिस्टलाइज करना है, पार्शियली क्रिस्टलाइज करना है। दैट्स व्हाई द टेक्निक इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। तो एक को मेरे को क्रिस्टलाइज करना है और दूसरे को सोल्यूशन में ही रखना है, दैट्स कॉल्ड एज फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। तो क्या करता हूं मैं, इस टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल को ऐड कर देता हूं। कौन सा अल्कोहल सर, इथेनॉल को ऐड कर देता हूं। अब इथेनॉल की दोस्ती पुरानी है, किसके साथ में, फ्रक्टोज के साथ में, राइट। इथेनॉल और कीटोन जो है, अल्कोहल और कीटोन जो है, दे आर हैविंग गुड एफिनिटी विद ईच अदर। सो इथेनॉल में फ्रक्टोज डिसॉल्व रहेगा। Okay, fructose will remain dissolved in ethanol. Fructose will remain dissolved in ethanol. इसमें ये रिमेन डिसॉल्व रहेगा, और अल्डिहाइड और अल्कोहल का ज्यादा कुछ एफिनिटी नहीं है। तो अभी ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज वाले टेस्ट ट्यूब को आप कहां पे रख दोगे, फ्रीजर में रख दोगे, रेफ्रिजरेटर में रख दोगे। तो उससे क्या हो जाएगा, ग्लूकोज अनडिसॉल्व, फ्रुक्टोज विल रिमेन डिसॉल्व्ड इन इथेनॉल, क्योंकि फ्रुक्टोज इज अ कीटोज, कीटोज और अल्कोहल की एफिनिटी है। तो इट विल रिमेन, फ्रुक्टोज विल रिमेन डिसॉल्व्ड इन द सोल्यूशन, बट ग्लूकोज के आपको यहां पर क्रिस्टल्स, नीडल शेप क्रिस्टल्स, एसिकुलर शेप्ड क्रिस्टल्स आपको दिखाई देने लगेंगे। आप क्या करो कि अभी ये जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें ग्लूकोज के क्रिस्टल्स आ गए, उसको पास करो एक फनल से, जिस फनल में ऑब्वियसली आपने फिल्टर पेपर रखा है, ये सब आप लैब में कर रहे हो, राइट। फिल्टर पेपर आपने रखा है, तो इसमें से आप ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के सॉल्यूशन को पास करो। ये नीडल शेप क्रिस्टल्स यहाँ पे रेसिड्यू के तौर पे मिल जाएंगे, और नीचे जो फिल्ट्रेट आएगा उस फिल्ट्रेट में फ्रक्टोज और इथेनॉल होगा। ओके, फ्रक्टोज प्लस इथेनॉल, फ्रक्टोज डिसॉल्व्ड इन इथेनॉल, ओके, ये नीचे आ जाएगा, और यहां पे जो क्रिस्टल्स जमा हो जाएंगे वो ग्लूकोज के जमा हो जाएंगे। हेंस वी हैव सेपरेटेड द glucose and fructose solution, isn't it? We have separated the glucose and fructose, glucose को fructose से अलग कर दिया by using this technique of fractional crystallization. Got it?
ओके, सो ये है लैब मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ग्लूकोज। ग्लूकोज को प्रिपेयर भी किया, साथ में सेपरेट भी किया फ्रॉम सुक्रोज। दिस वाज द लैब मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग glucose. Okay, now we are doing the next method, right? Next method is large scale method, okay, or industrial method. Okay, for industrial method you need glucose in on a large scale. So what you will do, you will take starch. तो सर स्टार्च का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? स्टार्च इज नथिंग बट अ लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज, और हर दो ग्लूकोज यूनिट्स जब हम लोग ने ज्वाइन किए हैं उसमें से हम लोग ने क्या निकाला है? H2O वाटर मॉलिक्यूल निकाला है। ठीक है, हर दो ग्लूकोज यूनिट्स में से, मतलब एक HOH इससे निकला, उसके सामने वाले से H और OH निकला, तो टोटल H2O मॉलिक्यूल, नेट H2O मॉलिक्यूल उसमें से निकला है। दैट्स व्हाई C6H10O5 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ स्टार्च, right? C6H10O5 n times will be the molecular formula of starch. C6H10O5, it is repeating, no, it is repeating n times. We don't have one glucose molecule, we are having n number of glucose molecules. So n number of glucose molecules are there, and उन सारे glucose molecules में से H2O को निकाला गया है। and H2O निकालने के बाद में, like how we'll remove the H2O, how we will remove the H2O, that was done by during the formation of स्टार्च। लेकिन अभी जितने H2O निकाले थे उतने ही H2O हमको ये ऐड कर देने हैं। तो C6H10O5 n टाइम्स लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोपायरानोज है, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज, उसमें आप वाटर ऐड करोगे, हाइड्रोलाइज करोगे, यानी कि ब्रेकिंग ऑफ अ केमिकल बॉन्ड यूजिंग वाटर, एसिडिफाइड वाटर। ओके, तो आप ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ते जाओगे और H2 उसमें ऐड करते जाओगे। इस प्रोसेस को थोड़ा टाइम लगेगा। यू आर एक्चुअली यू कैन से डिसरप्टिंग और डिसइंटीग्रेटिंग अ पॉलीमर। पॉलीमर कौन है? पॉलीसैकेराइड कौन है? आपका स्टार्च। स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड। उसको आप डिसइंटीग्रेट करो, उसके मोनोमर्स को अलग अलग कर रहे हो। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि एक हार है, एक गार्लैंड है, उस गार्लैंड में फूल है, ठीक है? अब उस फूल को आप छुट्टा छुट्टा कर रहे हो, राइट? उनके जो बीच में थ्रेड है उन थ्रेड्स को कट कर रहे हो, यानी कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को आप कट कर रहे हो और हर एक फूल को इंडिविजुअल आइडेंटिटी दे रहे हो, राइट? सो यहां पर वी विल गेट n नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6, ये वाटर मॉलिक्यूल इसमें ऐड हो जाएंगे एंड वील गेट n नंबर ऑफ C6H12O6। इधर कोई टेंशन है ही नहीं सेपरेट करने का, इधर क्योंकि फ्रक्टोज है ही नहीं, वी आर हैविंग ओनली ग्लूकोज, देयर इज नो फ्रक्टोज ओवर हियर। तो यू डोंट रिक्वायर एनी सेपरेशन, you'll get ग्लूकोज डायरेक्टली। बट ये प्रोसेस को थोड़ा टाइम लगेगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। इंडस्ट्रियल मेथड है ये, ऑफ कोर्स वी आर प्रिपेयरिंग ग्लूकोज ऑन अ लार्जर स्केल। ओके, बट बीच में से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स तोड़ने के लिए, क्योंकि लंबा चेन है, सिर्फ अमाइलोज में ही हजारों यूनिट्स है, हजार यूनिट्स है अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज के, और अमाइलोपेक्टिन में और है, तो उन सबको तोड़ने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा एंड वी विल अल्टीमेटली गेट व्हाट? Glucose. Okay, what are we going to get? We're going to get glucose. Okay, so this is the preparation। दो ही मेथड्स है, सिंपल है, दो ही मेथड्स है किसके? प्रिपरेशन के। अब क्या करना है प्रिपरेशन के बाद में? क्या करना है प्रिपरेशन करने के बाद में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा रूल है कि एक बार हम लोग प्रिपरेशन कर देते हैं, उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं? आफ्टर दैट वी सी द केमिकल प्रॉपर्टीज, इन अदर वर्ड्स वी सी द केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। सो लेट अस सी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ glucose। Let us see how glucose can react with other molecules। See, let us see what reactions glucose shows। तो ये आपके ग्लूकोज का भी लीनियर स्ट्रक्चर में ड्रॉ करता हूं। दिस इज द अल्डिहाइडिक ग्रुप एट द टर्मिनल कार्बन, एज यू ऑलरेडी नो। ग्लूकोज में अगर आपने पहले के पार्ट्स देखे तो अभी तक तो आपको ये लर्न हो गया होगा। सारे OH राइट हैंड साइड पे रहेंगे, सिर्फ थर्ड कार्बन का OH ये लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा, राइट? सो yeah, so this is the structure of what? Chemical properties of what? Glucose। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ऑफ कोर्स। तो इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में अभी क्या करना है हमको? वी आर डूइंग द फर्स्ट रिएक्शन। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज असाइलेशन ऑफ ग्लूकोज। क्या कर रहे हैं? असाइलेशन, विच कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एसिटाइलेशन। असाइलेशन या फिर एसिटाइल। असाइल और एसिटाइल इज द सेम थिंग चिल्ड्रन। एसिटाइल ग्रुप और असाइल ग्रुप एक ही चीज के दो नाम है, ठीक है? असाइलेशन या एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो असाइलेशन के लिए मेरे पास दो रिएजेंट्स है। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल असाइल या एसिटाइल क्या है समझ लो, राइट? CH3C डबल बॉन्डो, ये ग्रुप को कहते हैं असाइल ग्रुप। असाइल ग्रुप भी कहते हैं, एसिटाइल ग्रुप भी कहते हैं। असाइल ग्रुप या फिर एसिटाइल ग्रुप, ओके? CH3C डबल बॉन्डो को कहते हैं असाइल ग्रुप या एसिटाइल ग्रुप। इस ग्रुप को इसमें ऐड करना, अटैच करना, उसी प्रोसेस का नाम है असाइलेशन या फिर एसिटाइलेशन। एज सिंपल एज दैट, ठीक है?
और ये इसको इस असाइलेशन प्रोसेस के लिए मैं दो रिएजेंट यूज कर सकता हूँ, एक तो असाइल क्लोराइड यूज कर सकता हूँ या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड यूज कर सकता हूँ। व्हाट इज एसिटिक एनहाइड्राइड? सी हमेशा याद रखना कि असाइलेशन के लिए यू कैन यूज एनी ऑफ दीज टू कंपाउंड्स, right? These two reagents you can use. Which two reagents? Either acyl chloride or acetic anhydride. ये दोनों में से कोई भी एक रिएजेंट आप यूज कर सकते हो। सर आप कौन सा सिलेक्ट कर रहे हो? दोनों, ये दोनों में से मैं असाइल क्लोराइड सिलेक्ट कर रहा हूं, बट अगर आपको नीट में क्वेश्चन आता है या एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है कि विच इज मोर प्रेफर्ड, सो एसिटिक एनहाइड्राइड इज मोर प्रेफर्ड। सो व्हाई यू आर प्रेफरिंग दिस देन? ये छोटा है यार लिखने के लिए, ये बहुत बड़ा है लिखने के लिए, इसके लिए मैं आई एम गोइंग टू यूज दिस। हालांकि मैंने दोनों लिख दिया आपके लिए, बट आई एम गोइंग टू यूज दिस असाइल क्लोराइड। ओके, एंड हाउ मेनी एसिटाइल क्लोराइड आर वी गोइंग टू रिक्वायर? ठीक है, और ये कहां पर अटैच होने वाला है? ये ग्लूकोज के सारे ऑक्सीजन्स को अटैच होगा, उन सारे ऑक्सीजन्स को जिनके साथ में हाइड्रोजन कनेक्टेड है। अब कौन से ऑक्सीजन्स के साथ में हाइड्रोजन कनेक्टेड है आप देख सकते हो यहां पर 1 2 3 4 5। तो 5 मॉलिक्यूल्स मेरे को इसके लेने पड़ेंगे, किसके? असाइल क्लोराइड के 5 मॉलिक्यूल्स मेरे को लेने पड़ेंगे। देन 5 हाइड्रोजन्स will combine with 5Cl. Now don't make me draw this box or this curve for every hydrogen. यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा। 5 OH में से 5 हाइड्रोजन निकलेंगे, 5 Cl के साथ में कंबाइन होंगे टू फॉर्म 5 HCl. What they will form? 5 HCl. और 5 HCl के साथ में कंबाइन होने के बाद में ये COCH3 जहां जहां से हाइड्रोजन निकला है, ठीक है, 1 2 3 4 5, जहां जहां से हाइड्रोजन निकला है वहां वहां पर ये COCH3 अटैच होगा। अच्छा, अटैच करते वक्त एक बात का ध्यान रखना है आपको, अटैच करते वक्त आप कैसे अटैच करोगे बताओ? कि C डबल बॉन्ड OH आपने लिख दिया, फिर CO यहां पे पहले से है, नकल करने में अकल चाहिए, नहीं तो शक्ल बिगड़ जाती है, राइट? ये हाइड्रोजन यहां पर है, राइट? सो ये ऑक्सीजन को आप C डबल बॉन्ड और CH3 से अटैच करोगे, मतलब ये तो पहले से था भाई, ये पहले से ही था, ये आप नया अटैच कर रहे हो, राइट? ये COCH3 आप नया अटैच कर किए जा रहे हो, राइट? सो ऑक्सीजन पहले से है, आप COCH3 अटैच कर रहे हो। रूल इसमें और एक याद रखना, डायलॉग याद रखना, जहां से तोड़ा है वहीं से जोड़ना है। कुछ डम बच्चे क्या कर लेते हैं, इसको ऐसा जोड़ते CH3 C डबल बॉन्डो, अरे गधो, फिर आपने क्या हो गया, आपसे गलती क्या हो गई? ये कार्बन की भी वैलेंसी डिससैटिस्फाइड होगी, ये कार्बन की भी वैलेंसी डिससैटिस्फाइड होगी। तो ऐसे नहीं करना है आपको, क्या करना है, याद क्या रखना है, जहां से तोड़ा है, यहां से आपने तोड़ा है तो यही से आप जोड़ोगे। सो OC डबल बॉन्ड OCH3। Okay, then again we will be having OH over here, तो again we will be attaching, no, OH इसका लेफ्ट हैंड साइड पे, सॉरी, राइट, थर्ड कार्बन का OC डबल बॉन्ड OCH3, तो COCH3 ये आपका थर्ड कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड पे अटैच हो जाएगा, राइट? देन फोर्थ कार्बन पे राइट हैंड साइड पे O तो पहले से है, H उसका निकाल दिया है, COCH3 यहां पर अटैच कर रहे हैं, H यहां पर। देन दिस इज द फिफ्थ कार्बन, नाउ फिफ्थ कार्बन पे भी OH राइट हैंड साइड पे, OC डबल बॉन्ड OCH3 और H यहां पे, और लास्ट में CH2 OC डबल बॉन्ड OCH3। तो देखो हम लोग ने 5 असाइल ग्रुप्स अटैच कर दिए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, 1 2 3 4 5। So this is 5 acetyl or acyl groups have been attached. So hence this is called as glucose. Now देखो एस्टर लिंकेज यहाँ पे बना रहा है, आर सी डबल बॉन्डो ओ आर डैश, आर सी डबल बॉन्डो ओ आर डैश, आर सी डबल बॉन्डो ओ आर डैश। तो एस्टर लिंकेज बना रहा है, इसके लिए एंड में सफिक्स 8 आएगा, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। क्या आएगा? ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। व्हाट विल गेट? ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। What this will be called as glucose pentaacetate। ठीक है, यहां पर जितने भी हाइड्रोजन थे 1 2 3 4 5, ये 5 हाइड्रोजन को निकाल के Cl के साथ में कंबाइन करके 5 HCl बना के उसकी जगह पे COCH3 लगा दिया। क्या बन गया है? ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। What we have got? Glucose pentaacetate। I hope you are getting it। ओके, देन ग्लूकोज पेंटा एसिटेट के बाद में नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमको जो करना है, राइट, नेक्स्ट रिएक्शन जो करनी है ग्लूकोज की, तो अभी ग्लूकोज का मैं कंडेंस्ड फॉर्मूला ड्रॉ करता हूं। पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसके ऊपर जो ड्रॉ किया वो वाला। अब कंडेंस कैसे करेंगे कि ऐसे लिखते CHOH 4 टाइम्स, राइट, और ये CH2OH लास्ट में। देखो यहां पर क्या किया हम लोग ने, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसा है, ये है, यू कैन से द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दिस इज द वर्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। CHOH 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 कितनी बार है? 1 2 3 4 टाइम्स है, तो उसको मैंने कंडेंस कर दिया, कॉम्प्रेस कर दिया और ऐसे लिख रहा हूं अभी
Glucose, C double bond OH, CHOH 4 times CH2OH. So this is what glucose, लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। हाँ, और सेकेंड रिएक्शन हम लोग कौन सी कर रहे हैं? सेकेंड रिएक्शन वी कैन डू ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। पहला असाइलेशन कर दिया, अब सेकेंड हम लोग कर रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो अब ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो अगर आप नॉर्मल ब्रोमीन वाटर यूज करते हो ऑक्सीडेशन करने के लिए, इफ यू आर यूजिंग ब्रोमीन वाटर, सो ब्रोमीन वाटर यूज करने के बाद में क्या होगा कि दिस अल्डिहाइडिक ग्रुप, राइट, ऑलवेज रिमेंबर कि प्राइमरी अल्कोहल्स गेट ऑक्सीडाइज टू अल्डिहाइड एंड अल्डिहाइड्स गेट ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है? यहां पे दिखाता हूं मैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये है पुणे। ओके, प्राइमरी अल्कोहल पुणे, पुणे से हम लोग निकलते हैं, वी गो टू लोनावला, we get an aldehyde over here, RCHOL, right? If you oxidize this in the presence of K2Cr2O7, this will get oxidized K2Cr2O7 and dilute H2SO4। इसमें से nascent oxygen बनता है, nascent oxygen इसको oxidize करेगा primary alcohol को, you will get RCHO। RCHO is aldehyde. So whenever you oxidize a primary alcohol, you'll get an aldehyde, and whenever you oxidize an aldehyde with the same reagent or with any other reagent, you will get carboxylic acid. So this thing is fixed. ये रूल है, ये केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये रूल है। क्या रूल है? प्राइमरी अल्कोहल को अगर आप ऑक्सीडाइज करते हो तो यू गेट अल्डिहाइड, अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हो तो यू गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस रूल इज फिक्स्ड। अल्कोहल टू अल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, आई कॉल इट एज पुणे लोनावला मुंबई रिएक्शन। Okay, you start from Pune, in between you stop at Lonavala, you eat chikki over there, very famous in Lonavala, and then you go to Mumbai. Okay, now you can also travel from Pune to Mumbai by flight. When you go by flight, flight does not stop at Lonavala. Pune Mumbai hardly any distance, 160 kilometers, so it does not stop. For once the flight leaves from Pune, it does not stop at Lonavala, rather it cannot stop at Lonavala. Lonavala does not have an airport. Okay, so it will directly stop at Mumbai. तो आप जब सुपर ऑक्सीडेशन कर रहे हो यूजिंग CrO3 और एनी अदर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट, यू कैन, आई कैन कॉल इट एज अ सुपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब आप सुपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी यूज कर रहे हो तो उस टाइम पे ऐसा मत बोलना कि अल्कोहल का सुपर ऑक्सीडेशन करते हो मेरे को डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए लेकिन बीच में अल्डिहाइड भी चाहिए, लोनावला में रुका हूं मेरे को चिक्की खाना है, दैट इज नॉट पॉसिबल। एक बार आपने सुपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया तो बीच में अल्डिहाइड मिलने ही नहीं वाला है आपको, आपको डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड मिलने वाला है। गॉट दिस पार्ट? राइट, अभी ये ही जो कॉन्सेप्ट है वो अभी यहां पर हम लोग यूज करने वाले हैं। राइट, सो वी आर हैविंग व्हाट, वी आर हैविंग अल्डिहाइड, ब्रोमीन वाटर के साथ में उसको उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो सिर्फ ब्रोमीन वाटर इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो सिर्फ अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, बट द रिमेनिंग अल्कोहलिक ग्रुप्स विल नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड। सो CHOH बीच में इट विल रिमेन सेफ, CHOH 4 times, और लास्ट में CH2OH will also remain as it is. Only the aldehydic group is oxidized to carboxylic acid group, and this glucose is here called as gluconic acid. Now it is converted into an acid, so it will be called as gluconic acid. Right, what it will be called as? Gluconic acid. Okay, then अगर आप इसमें सुपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो, सुपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पर होगा HNO3, डाइल्यूट HNO3। सो एक बार आपने डाइल्यूट HNO3 ऐड कर दिया तो अल्डिहाइड तो गया, अल्डिहाइड तो नो डाउट इट विल कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन ये अल्कोहलिक ग्रुप भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, देखना कैसे। राइट, सो यू विल गेट C डबल बॉन्ड OH ओवर हियर, अल्डिहाइड तो कन्वर्ट होने वाला है कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब ये सुपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बीच वाले अल्कोहल्स दे रिमेन सेफ इन बिटवीन दीज टू, दे विल नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड। ओके, एंड द लास्ट अल्कोहलिक ग्रुप जो है कौन सा? CH2OH, दैट विल डायरेक्टली गेट ऑक्सीडाइज्ड टू COOH। इफ यू वांट आई विल राइट COH, और इफ यू वांट आई कैन राइट C डबल बॉन्ड OH। सो ऊपर भी कार्बोक्सिलिक एसिड, नीचे भी कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पर सिंगल स्टेप ऑक्सीडेशन हुआ है, लेकिन यहां पर जो फ्लाइट से गए थे ना हम लोग, अल्कोहल डायरेक्टली टू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये अल्कोहल डायरेक्टली टू कार्बोक्सिलिक एसिड बना है। ये ग्लूकोनिक एसिड नहीं है, ये क्या है? अभी सैकरिक एसिड है। क्या है ये? सैकरिक एसिड, क्योंकि इसके ऊपर और नीचे दोनों भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स है, एंड इट इज कॉल्ड एज व्हाट? सैकरिक एसिड। सो अगर ग्लूकोज को आप माइल्ड ऑक्सीडाइज करते हो, माइल्ड ऑक्सीडेशन करते हो, यू गेट ग्लूकोनिक एसिड, और अगर वही ग्लूकोज का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करते हो तो यू विल गेट सैकरिक एसिड। डाइल्यूट HNO3 का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, अल्डिहाइड तो भाई तो होगा ही होगा कन्वर्ट, अल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन अल्कोहल अल्डिहाइड में नहीं कन्वर्ट हुआ, अल्कोहल डायरेक्टली टू कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे यहां पे हुआ था अल्कोहल डायरेक्टली टू कार्बोक्सिलिक एसिड, वैसे ही यहां पर इस केस में अल्कोहल हैज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड।
आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. अभी ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसके लिए व्हाट वी गोइंग टू डू इज और दो रिएक्शंस है. रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज है एंड रिएक्शन असाइलेशन तो हो गया. देयर इज वन मोर ग्लूकोक्साइम जिसमें बनता है. वी आर रिएक्टिंग ग्लूकोज विद एन इमाइन. सो वी आर फॉर्मिंग एन इमाइन विद ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्साइम, राइट. NH2OH के साथ में रिएक्ट करने वाले, हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ में रिएक्ट करने वाले ग्लूकोज को, या क्या बोलते कर दो अभी. अगर आप 2 मिनट, थोड़ा वीडियो लंबा भी हो गया तो भी चलेगा. अगर आप देखने के लिए रेडी हो तो थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए जस्ट सी. आई ट्राई टू डू इट क्विकली. अल्डिहाइड विथ हाइड्रोक्सिलामाइन, राइट. सो विल गेट एन ऑक्साइम. अब हाइड्रोक्सिलामाइन क्या है? NH2OH, राइट. अब NH2 को मैं क्या कर देता हूं? ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन कर देता हूं, H2NO. H2NO विल कंबाइन फॉर्म H2O. अब होगा क्या कि नाइट्रोजन कार्बन के साथ में अटैच होगा, और नाइट्रोजन जब कार्बन के साथ में अटैच होगा, कमेंट करना अगर कुछ समझ में नहीं आया आपको तो कमेंट करना, ठीक है. C डबल बॉन्ड N, दोबारा एक्सप्लेन कर लेते फिर. C डबल बॉन्ड H2 और O कंबाइन हो गया फॉर्म H2O. फिर ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन की जगह पे अटैच होगा. सिंपल सी बात है यार. नाइट्रोजन ऑक्सीजन की जगह पे अटैच होगा, और नाइट्रोजन को कौन अटैच्ड है? OH अटैच्ड है. C डबल बॉन्ड O की जगह पे C डबल बॉन्ड N आ जाएगा, बट नाइट्रोजन को कौन अटैच्ड है? उसकी फैमिली है साथ में, कौन है? OH है, राइट. डबल बॉन्ड NOH, बीच में क्या है? CHOH 4 टाइम्स. ये हाइड्रोजन भी एज इट इज है, एंड लास्ट में CH2OH. तो देखना, जब भी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, दैट टाइम वी कॉल इट एज अमाइन. ओके, अमाइन कहते हैं उसको. कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया तो इमाइन कहते हैं, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो साइनाइड या फिर नाइट्राइल कहते हैं. क्या कहते हैं इसको? साइनाइड या फिर नाइट्राइल. ओके. और अभी इमाइन में अगर C डबल बॉन्ड N के साथ में ऑक्सीजन भी है ना, ऑक्सीजन कंटेनिंग इमाइन. अभी ये वर्ड को थोड़ा ध्यान से देखना, ऑक्सीजन और इमाइन. ऑक्सीजन और इमाइन, ये दो वर्ड्स को अगर आप कंबाइन कर दोगे तो बनेगा ऑक्साइम. वही इसका नाम है, ऑक्साइम. इट्स ऑक्सीजन कंटेनिंग इमाइन, ऑक्सीजन अलॉन्ग विद इमाइन. बेसिक आइडिया ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, ऑक्सीजन विद इमाइन इज ऑक्साइम. तो इसीलिए इस स्ट्रक्चर का नाम है ग्लूकोक्साइम, right. What does it form? Glucoxime. Glucose converted to glucoxime in presence of NH2OH, right. And one more last reaction fatafat with again glucose. Now this is the reduction of glucose. Okay, reduction of glucose. Okay, पूरा खत्म ही कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पूरा खत्म हो जाएगा अभी. ओके, रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज CHOH 4 टाइम्स एंड CH2OH. आप रिडक्शन के लिए HI यूज कर सकते हो, हाइड्रोजन आयोडाइड. HI यूज करोगे तो क्या हो जाएगा? इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट HI. तो जितने भी ऑक्सीजन है उन सबको निकाल देगा, और ऑक्सीजन की जगह पे हाइड्रोजन ऐड कर देगा. दैट इज ओनली रिडक्शन. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो रिडक्शन. सो वही हो रहा है यहाँ पर. क्या होगा? वी विल बी गेटिंग CH3 CH2 4 times, right. CH3 CH2 4 times CH3. This is N-hexane, right. क्या है ये? N-hexane, straight chain hexane. So glucose has been converted into N-hexane. Glucose has been converted into what? N-hexane. By what? By reduction. Reduction with what? Reduction with HI. तो HI की वजह से glucose is converted directly to N-hexane. All oxygens have been removed. All of them have been replaced with hydrogens. Okay, so we have seen acylation of glucose. We have seen oxidation of glucose. We have seen this reduction of glucose. We have seen it with NH2OH. और एक आधा कोई रिएक्शन अगर बाकी भी रहेगा होगा तो आप खुद से कर लो, या फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दो. मैं अलग से उसका एक शॉर्ट्स वीडियो, यूट्यूब शॉर्ट्स होता है ना, वैसा बना के भेज देता हूँ अगर कोई रिएक्शन बाकी है तो. ओके, सो हियर चिल्ड्रन वी हैव फिनिश्ड विद वन इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल. एक पूरा एक सेगमेंट हमारा खत्म हो गया है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स. दिस इज बायोमोलिक्यूल्स पार्ट 5. पूरा कार्बोहाइड्रेट्स यहां पे खत्म हो गया है. फ्रॉम आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 6 में, वी विल बी टेकिंग प्रोटीन्स. आवर नेक्स्ट पार्ट विल बी प्रोटीन्स. Till then, this is Mr. Sohen Chutki signing off, and